चलिए एक नई कहानी गढ़ते हैं, ठीक है। इतिहास की ओर चलते हैं। एक बार और मौका मिलेगा आपको समझने का, अब उसके बाद रिवर्स नहीं, कंटिन्यू रहिए। वो चीजें अब डबल होंगी तो थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इतिहास से ही शुरू कर रहा हूं। इतिहास हम पढ़ेंगे। इतिहास इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे 5 से 6, कभी कभी 6 से 7, 4 से 5 भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, और 7 से 8, ये इसका रेंज है प्रश्न का। इसके महत्व से इंकार नहीं कर सकते आप। कोई भी पेपर क्यों ना हो, व्यापम हो, ठीक है, व्यापम, एसएससी, पीएससी, हर एग्जाम में जो है इतिहास से प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं इतिहास। इतिहास क्या है, पहला प्रश्न, इस पर बात करते हैं। अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का लिखते चलना है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना। समसामयिक विश्लेषण करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना इतिहास कहलाता है। इसको कुछ चीजों को ध्यान दीजिए। अतीत, वर्तमान, समसामयिक, 3 शब्द हैं। अतीत माने वे सारी घटनाएं जो घट चुकी हैं प्राचीन समय में, ओल्डेस्ट टाइम, एंशिएंट टाइम। कोई मीडियम इंग्लिश थोड़ी है आप लोग में, आप लोग हिंदी मीडियम, बोथ ऑफ यू। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। व्हाट डज इट मीन? हिस्ट्री क्या है? प्राचीन घटनाएं जो घट चुकी हैं उसका वर्तमान के संदर्भ में, प्रेजेंट टाइम के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण। समसामयिक मतलब उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी जीवन रहा है उसका वर्तमान समाज पर जो है क्या प्रभाव पड़ा और क्या उससे हमको सीख मिली और आगे क्या किया जा सकता है, उसी को समसामयिक विश्लेषण कहें। पहले मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था सिंधु घाटी, परिवार का केंद्र बिंदु मां हुआ करती थी, लेकिन आज पितृसत्तात्मक है। दोनों में क्या अंतर आ रहे हैं, ये समसामयिक विश्लेषण करना। आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है, समझ में आ रही है? अगर पितृसत्तात्मक है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे। उस समय अगर बहुदेववादी थे मान लो, या एकेश्वरवाद थे, मोनोथिज्म था। आज बहुदेववादी हैं, उस समय भी बहुदेववादी थे, एकेश्वरवादी थे, तो आगे क्या हो सकता है, माने आने वाला समाज किस दिशा में जाएगा, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन कैसा हो सकता है, ये घटी हुई घटनाओं के आधार पर ही हम व्याख्या करते हैं। समझ में आ रही है? वैदिक काल था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन वेदों का आज क्या महत्व है, आगे क्या हो सकता है, वही तो इतिहास बताता है। अटक से लेकर कटक, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, भारत के अटक, अफगानिस्तान के अटक से लेकर उड़ीसा का कटक तक कब्जा करके रखा था वो। आवाज क्या है देखो, भारत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाता ही नहीं है, कभी जाता है क्या? नहीं। उस समय हमारा जो साम्राज्य विस्तार है वो कहां तक फैला थे, देखो ये इतिहास ही बताता है। कौन बताता है? इतिहास। समुद्रगुप्त राय, भारत का नेपोलियन, जो 100 युद्धों का विजेता कहलाता है। 100 युद्ध, सोचो, इतिहास ही हमको बताता है। महान महान शासक हुए। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आप, महाराणा प्रताप, इनका नाम सुना होगा। तो उस समय के राजा महाराजा
उस समय का सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ कैसा था और आज कैसा है, दोनों के बीच समसामयिक कंपैरेटिव स्टडी करना ही तो हिस्ट्री। उस समय क्या था, आज क्या है और कल क्या हो सकता है, कल, आज और कल के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना, विश्लेषण करना ही इतिहास कहलाता है। दैट मीन्स इतिहास का मतलब है अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना इतिहास कहलाता है। क्लियर? हिस्ट्री रिफर्स टू एनालिसिस. Clear? History refers to analyze all the incidents occurred in the past time. Clear? Relevant to the present context. That means we can call it the history. History refers to analyze all the incidents occurred in the ancient period of time relevant to the present context. That means we can call it history. English में. Clear? आपके एग्जाम में इंग्लिश भी आएगा ना, इसलिए मैं इंग्लिश जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी व्हाट एवर आई एम टेलिंग टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो. क्लियर? सुनकर ही आधा याद होता है. ये रहा आपका इतिहास का अर्थ हुआ. इतिहास का दूसरा अर्थ है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास. इति प्लस हास. इति का अर्थ होता है पुरानी, पुरानी, और हास माने कहानी या घटनाएं. कहानी या घटनाएं, पुरानी कहानी या घटनाएं ऐसी घटनाएं या कहानियां जो पुरानी हो चुकी हैं, जो वर्तमान के संदर्भ में उपयोगी हो सकती हैं, वो इतिहास कहलाता है. हास माने कहानी, इति माने पुरानी. जो इतिहास की घटनाएं फिर से पुनरावृत्ति तो नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में इससे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं. भाई मान लो पुनः जो है एनईपी 2020 में वैदिक मूल्यों को समावेश किया जा रहा है, तो इतिहास को पलटेगा कि ऋग्वेद में क्या लिखा है. तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का वर्णन है, आज भी गायत्री मंत्र प्रासंगिक है. 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख है, आज भी शूद्र वर्ण जाति बन चुका है. लेकिन आज बहुत सारे एसटी एससी एक्ट बन चुके हैं. कल, आज और कल के संदर्भ में यदि इतिहास की बात करें तो निश्चित रूप से आज का जो आधुनिक समाज है, क्लियर, और कल का जो प्राचीन समाज है, उसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है. क्लियर? इसी को हम इतिहास के संदर्भ में 3 पार्ट में देखेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत. लेकिन देखने के पहले आपको मैं क्रमबद्ध रूप से ले चलूंगा, सरल से कठिन की ओर. इतिहास. अगला प्रश्न होता है कि इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता जिन्होंने इतिहास पर विस्तृत अध्ययन किया, इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोट्स. हेरोडोट्स. हेरोडोट्स को यूनानी थे. हेरोडोट्स कौन थे? यूनानी इतिहासकार है, जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं. हेरोडोट्स इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री. हेरोडोट्स यूनानी इतिहासकार हैं जिनको इतिहास के पिता होने का गौरव प्राप्त है. इनकी रचना का नाम है हिस्टोरिका. हिस्टोरिका. हिस्टोरिका इज रिटन बाय हेरोडोट्स. ये यूनानी इतिहासकार हैं. अपने लिटरेचर हिस्टोरिका में इतिहास की संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन, भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन, कब कहां पर भारत का क्षेत्राधिकार रहा है, उस समय का तत्कालीन समाज, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था, भारत का विदेशी व्यापार किस देश से कैसे, किस मार्ग से होता था, समझ रहे हो, सभ्यता और संस्कृति कैसी थी,
देवी देवताओं का अस्तित्व था भी कि नहीं, एकेश्वरवाद थे कि बहुदेववाद थे, समाज का क्या स्वरूप रूप था, कोई राजनीतिक एकता स्थापित की थी कि नहीं, पॉलिटिकल कोई स्टेटस था भी कि नहीं, कैसा था, ये सब चीज हेरोडोट्स ने भारत के संदर्भ में हिस्टोरिका में बताया है। हिस्टोरिका इज वेरी significant literature written by Herodotus, Unani historian. All the features of ancient history relevant to the socio-economic and political background are mentioned in the Historica written by Herodotus. Clear? तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया यहां से, हिस्टोरिका किसने लिखा है? हेरोडोट्स। कहां के थे? यूनानी इतिहासकार। एक प्रश्न अभी तक क्रिएट हो चुका है, हेरोडोट्स हिस्टोरिका स्टार, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हम देख रहे हैं इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट भी आपको सिस्टमेटिक बताएंगे आपको, ठीक है। इसके पहले कि हम पार्ट बताएं, पहले इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत बताइए। स्रोत का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जिसके माध्यम से इतिहास को भली भांति समझा जा सकता है। स्रोत क्या है? साधन है। यहां पर इतिहास जानने के स्रोत वे सभी धार्मिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ या पुरातात्विक स्रोत जिनके माध्यम से ही हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें स्रोत कहते हैं। समझ में आ रही है? इतिहास जानने के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 2। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरिक एंड आर्कियोलॉजिकल। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 3। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 भाग में साहित्यिक स्रोत बटा हुआ है। पहला, फर्स्ट, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, धार्मिक ग्रंथ साहित्य। दूसरा, सेकेंड, लौकिक साहित्य, लौकिक स्पेसिफिक लिटरेचर। और तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्रियों के डिस्क्रिप्शंस या विवरण। देख सकते हैं इतिहास जानने के स्रोत को हमने 2 भाग में बांटा, चार्ट बनाए। पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। पहले साहित्यिक को हम और क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला धार्मिक ग्रंथ साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य, तीसरा विदेशी यात्रियों के। कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ स्पेसिफिक लिटरेचर हैं, कुछ विदेशी यात्री अलग अलग राजाओं के समय भारत में आए हैं, उन्होंने रचना किया है, कुछ लिटरेचर की लिखा है, उसके माध्यम से भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 3 धार्मिक ग्रंथ साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में। पहला, वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। दूसरा, जैन साहित्य।
पहला वैदिक साहित्य, दूसरा जैन साहित्य और तीसरा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य ये सब धार्मिक ग्रंथ ही हैं, खासकर वैदिक साहित्य तो पूरे धार्मिक ग्रंथ है, देखते हैं, है ना। वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक ग्रंथ साहित्य पहला, दूसरा लौकिक साहित्य, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। फिर धार्मिक ग्रंथ साहित्य को आप देख सकते हैं 3 भागों में बांटा गया, वैदिक साहित्य, जैन लिटरेचर एंड बौद्ध लिटरेचर एज वेल। इसके पश्चात वैदिक साहित्य को आगे, कुछ वैदिक साहित्य को आगे बांटा गया है, ध्यान से देखिए। वैदिक साहित्य, पहला वेद, वेद, दूसरा पुराण, तीसरा उपनिषद। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, वेदांग, षड दर्शन, षड दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद, षड दर्शन, अरण्यक, अरण्यक, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, ग्रंथ। नंबर 8 महाकाव्य, महाकाव्य। ये कुछ वैदिक साहित्य हैं, वेदों के समय लिखे गए हैं वेद। संख्या यहां पर लिख देते हैं। वेद की कुल संख्या कितनी है? 4। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद हैं 108। वेदांग हैं 6 वेदांग है। षड दर्शन नाम से स्पष्ट है 6। अरण्यक 7। ठीक है। महाकाव्य में यहां पर 2 महाकाव्य देखें। स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति देखेंगे। मनुस्मृति 1, मनुस्मृति। ये यहां तक नोट कर लीजिए, अभी आगे हम खोलेंगे इसको। किसी भी विषय को पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, ये सिस्टमैटिक तरीका को हम फॉलो करेंगे, इतिहास को भली भांति जानेंगे। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ। वेद की संख्या 4 है, पुराण टोटल 18 है, उपनिषद 108, उपनिषद की संख्या 108, 108। ठीक है। और दर्शन कितने हैं? 6 षड दर्शन। अरण्यक है 7। अरण्य माने जंगल, जो वन में लिखे गए हैं। स्मृति ग्रंथ जो मेमोरी बेस्ड हैं, याद करके लिखे गए हैं। और महाकाव्य 2 पढ़ेंगे, रामायण और महाभारत। जैन साहित्य है, वैसी जैन धर्म के समय कुछ जैन साहित्य लिखे गए हैं और कुछ बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के उदय के समय, गौतम बुद्ध के समय मिलेंगे लिटरेचर। ये वैदिक साहित्य। ये पढ़ रहे हैं हम इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत वे सभी साधन, साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत जिनके माध्यम से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसे इतिहास जानने के स्रोत का। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। लिटरेरिक मीन्स और आर्कियोलॉजिकल मीन्स। अभी इस पर फोकस है। साहित्यिक स्रोत पुनः 3 भागों में बटा है, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, जो कि आगे देखेंगे। पुनः धार्मिक ग्रंथ साहित्य को 3 भाग में बांटा गया, वैदिक लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड बौद्ध। वैदिक साहित्य में आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि वेद, पुराण, उपनिषद लिखा है, अरण्यक, षट दर्शन, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य। ठीक है। ये इसी यहीं से शुरू करेंगे वेद से।
लेकिन उसके पहले आपको ये जैन बौद्ध साहित्य, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य इसके बाद बताऊंगा, और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा पुरातात्विक स्रोत को समझ लीजिए क्या है। दूसरे नंबर में पुरातात्विक स्रोत, वे सारे साधन या सोर्स जिसकी जानकारी पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता सुने होंगे, 6वीं कक्षा में पढ़ा है। पुरातत्ववेत्ता पृथ्वी के अंदर प्राप्त वस्तुओं से खुदाई के बाद कुछ कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, जिसके माध्यम से उसके आर्कियोलॉजिस्ट उसकी व्याख्या करके, एनालिसिस करके, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं कि ये सिक्के मिले हैं तो कब और किस काल के हैं, इसका संबंध किस राजा से है, किस टाइम पीरियड के हैं। मंदिर मिली है मान लो, तो मंदिर किस शैली में है, किस राजा के समय बना है। क्लियर? सिक्के हैं, मुहरे हैं, वास्तुकला है, अभिलेख है, अभिलेख कौन से राजा ने खुदवाया, किस समय के हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते। पुरातत्व का मतलब भूगर्भ के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जो भी सोर्सेज बने हुए हैं, जिसके माध्यम से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और जो जानकारी देता है उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता वह इतिहासकार होता है जो प्राप्त स्रोतों के आधार पर, जो धरती के अंदर और बाहर उपलब्ध होता है, उसके आधार पर जो इतिहास की व्याख्या करते हैं, उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। क्लियर? आर्कियोलॉजिस्ट रेफर्स टू those historians or people who introduce about the history by obtaining all the sources inside the earth and outside of the earth after excavation. खुदाई के दौरान पृथ्वी के अंदर और बाहर जो भी सोर्स उपलब्ध होते हैं, मंदिर ऊपर रहेगा मान लो, कुछ मंदिर धस जाते हैं, सिक्के तो अंदर ही मिलेंगे, अभिलेख भी कुछ धस सकते हैं, भाई भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ, अचानक बाढ़ आ गया, पूरा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई तो हुई थी, उसके माध्यम से इतिहासकार ने हमको जानकारी दिया। ओके, तो पुरातत्ववेत्ता, पुरातात्विक स्रोत के कुछ उदाहरण यहां लिखते हैं तो समझ में आएगा कि आगे इसको पढ़ेंगे। पहला अभिलेख, अभिलेख, फर्स्ट अभिलेख। दूसरा स्मारक, मोन्यूमेंट्स। तीसरा सिक्के, कॉइन्स, सिक्के, मंदिर, सिक्के, मंदिर, अभिलेख, स्मारक, वास्तुकला, वास्तुकला, चित्रकला, चित्रकला, मूर्तिकला, आइडलशिप, चित्र को देखकर, मूर्तियों को देखकर, बिल्डिंग के डिजाइन को देखकर भी इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती। जब हम दिल्ली का ताजमहल दिल्ली में मान लो आपका लाल किला देखते हो, आगरा का ताजमहल देखते हो, तो देखकर बता सकता है कोई भी आदमी किसने बनवाया, कब बनवाया, मतलब लिखा रहता है वहां पर बाइज्जत। देखे होगे किस पत्थर से निर्मित है, कौन से शैली में बना है, गुंबद की कौन से इंडो इस्लामिक है क्या, व्हाइट मार्बल से बना है क्या, ये मार्बल कहां से मंगाए जाते थे, किसकी याद में बना, कब बना, कौन बनवाया, उसका संबंध किस शासक से है, कितने साल हो चुके हैं बने, तो ये सब अभिलेख मिलेंगे, उसको पढ़ेंगे। स्मारक, मोन्यूमेंट, कॉइन्स, मंदिर, वास्तुकला, चित्रकला, ठीक है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, स्मारक, स्क्रिप्चर्स, एडिक्ट्स, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, सिक्के, मंदिर, टेम्पल्स। दक्षिण भारत के मंदिर को देखकर ही कोई बता देता है ये मंदिर कौन सी शैली में बने हैं, द्रविड़ शैली। इसका संबंध किससे है, चोल शासक से। हृदयेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। कौन से काल का है, संगम वंश का है।
ठीक है, कौन सी मूर्ति है, शिव की मूर्ति, ये सब इतिहास के इस सोर्सेस से पता चल सकता है। एंटर इतिहास में यहां से ही होता है। पहले इतिहास का अर्थ, उसके पिता, फिर इतिहास जानने के स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक को 3 भाग में बांटा, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों को विवरण। फिर धार्मिक ग्रंथ साहित्य को 3 भाग में बांटा, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? इसमें कोई नहीं समझने की तो बात ही नहीं। अभी तो हम पहला पेज खोल रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द हिस्ट्री। ठीक है, ये पूरा तात्विक स्रोत। सबसे पहले हमने इतिहास लिखा। इतिहास में 4 से लेकर 8 प्रश्न आते हैं किसी भी एग्जाम में, मिनिमम 4 मिलेंगे, मैक्सिमम 8-9 भी मिल सकते। तीनों पार्ट से प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत से 4 से 8 प्रश्न तक आपको देखने को मिलेंगे। कौन से पार्ट से कम देगा, कौन से ज्यादा देगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हमको इतिहास की विस्तृत जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग मध्यकालीन भारत को नेग्लेक्ट करते हैं कि ज्यादा नहीं आता तो नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं, कभी भी किसी भी पोर्शन से उठा सकता है हिस्ट्री, पढ़ना है सबको। सामान्य जानकारी आपको इतिहास की होनी चाहिए। ठीक है, इतिहास क्या है करके हमने चर्चा किया। प्राचीन घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना, उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का, उस समय की सभ्यता, संस्कृति का, उसके प्रभाव का इतिहास कहलाता है। इति धन हास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, इति प्लस हास। पुरानी कहानी, घटनाएं जो अपने आप को नहीं दोहराती, कुछ मामलों में उससे प्रेरणा ले सकते हैं, इतिहास कहलाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार को जाना जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका में, ठीक है, भारत के भौगोलिक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन बखूबी किया हुआ है। फिर हमारे इतिहास जानने के स्रोत में ऐसे सारे साधन जिनके माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसे इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। 2 भाग में बटा। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत माने वे सारे लिटरेचर साहित्य से है जिसके माध्यम से इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होती है। देख लीजिए, साहित्यिक स्रोत 3 भाग में बटा है। धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक माने विशेष साहित्य। लौकिक मतलब जैसे कल्हड़ की राज तरंगणी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका। कुछ खास ग्रंथ है, कुछ खास साहित्य है जिसके माध्यम से इतिहास को भली बात समझा जा सकता। और विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक ग्रंथ साहित्य 3 भाग में बटा है। वैदिक साहित्य, जैन और बौद्ध साहित्य। वैदिक साहित्य का संबंध वेद पुराणों से है। वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, षट दर्शन, वेदांग। वेद कुल 4 हैं, चतुर्वेद बोलते हैं, वेदांग 6 हैं, आगे देखेंगे। उपनिषद 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। अरण्यक, अरण्य जंगल, जो जंगल वन में रचे गए हैं, 7 है। स्मृति ग्रंथ में 1 देखेंगे, मनुस्मृति जो काम का है। और महाकाव्य तो खासकर रामायण और महाभारत की चर्चा होगी। ठीक है भाई। जैन साहित्य को जैन धर्म में पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य को, इसमें एक चीज लिख लीजिए, जैन साहित्य जैन धर्म के समय तो महावीर स्वामी के समय पढ़ेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी, फाउंडर। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। के समय बौद्ध लिटरेचर को पढ़ेंगे। खासकर बौद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे त्रिपिटक। क्या पढ़ेंगे? त्रिपिटक। और जब यूनानी त्रिपिटक, जब विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे, आगे खोलूंगा मैं इसको, तो चीनी यात्री, यूनानी यात्री, अरबी यात्री जब आए हैं भारत में, अफ्रीकी यात्री, ये सभी यात्रियों को देखेंगे। खास बात को, जो क्वेश्चन आता है उसी को देखेंगे। इतिहास बहुत विस्तृत विषय है जिसका गहनता से अध्ययन करना बहुत जरूरी है, तब जाके समझ विकसित होगी। पहले ज्ञान होगा आपको, फिर बोध होगा, फिर उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, बिना इम्प्लीमेंटेशन के आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए, ये प्रारंभिक जानकारी। वैसी पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्ववेत्ता से देखा,
अभिलेख, एडिक्ट, स्मारक, मोनूमेंट्स, सिक्के, कॉइन्स, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर स्टाइल, पेंटिंग स्टाइल, आइडियलशिप और ताम्रपत्र के माध्यम से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको स्रोत में ले चलता हूं। इतिहास के कालक्रम का विभाजन मैं आगे करूंगा। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल आगे देखेंगे। फिर आगे देखेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये सब स्रोत पढ़ने के बाद कालक्रम को बांटेंगे। ये तो हम अभी लिटरेचर स्रोत को देख रहे हैं ना, इसको जान लीजिए आप। चलिए अब मैं उस पेज को खोल रहा हूं, देखिए, और वहां से शुरू कर रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत को। साहित्यिक स्रोत का पहला पार्ट 3 भाग बटा धार्मिक ग्रंथ साहित्य का पहला पार्ट, वैदिक साहित्य का पहला पार्ट वेद है। कहां से खोलेंगे? वेद। वेद से खोलते ही इसको पढ़ते ही ये हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे ये लौकिक साहित्य, उसके बाद पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण, ये तो जैन बौद्ध में पढ़ाएंगे, और कुछ इसमें से खोलेंगे, फिर अंदर जाएंगे हम इतिहास का विभाजन। चलो तो कहां से खोल रहे हैं हम? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत का धार्मिक ग्रंथ साहित्य, धार्मिक ग्रंथ साहित्य का, धार्मिक ग्रंथ साहित्य का वैदिक, वैदिक साहित्य का क्या खोल रहे हैं? वेद। क्या खोल रहे हैं? वेद। वेद। चलिए, वेद शब्द आपने भली भांति सुना है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद करके। वेद, वेद शब्द की उत्पत्ति, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद धातु, मूल शब्द, रूढ़ शब्द इसका विद है, संस्कृत शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान या जानना। The word Ved is originates by the root word with, Sanskrit word. Its literary means knowledge or to know. वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक है। वेदों के कुछ उपनाम भी है, उपनाम या अन्य नाम है। पहला अपौरुषेय, वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे। दूसरा श्रुति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ। तीसरा देवकृत, देवकृत। और चौथा संहिता, संहिता, संहिता भी कहते हैं। इट इज नोन एज वेरियस टाइप्स ऑफ नेम। अपौरुषेय किसी पुरुष ने नहीं लिखा है वेदों को, इसलिए अपौरुषेय कहते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए कोष्टक में लिख ले, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसलिए इसे अपौरुषेय। सुनकर लिखा गया है, सुनकर, श्रुति, सुनकर लिखा गया है, इसलिए श्रुति ग्रंथ। किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसलिए अपौरुषेय। इट इज नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बींग्स। सुनकर लिखा गया है, इसलिए श्रुति ग्रंथ। देवताओं द्वारा लिखित है, इसलिए देवकृत। देवताओं द्वारा लिखा गया है, इसलिए देवकृत। और
इसमें कर्मकांड नियमावली दैनिक जीवन के नियमावली, आचरण के नियम, कुछ प्रतिसिद्धि या सिद्धियां हैं, उसका वर्णन किया गया है। कुछ नियमावली है दैनिक जीवन के, मानव जीवन के, इसलिए इसको वैदिक संहिता भी कहते हैं। संहिता माने वे आदर्श चरित्र आचरण के नियम जिसका पालन करना मानव के लिए अनिवार्य माना गया है, मानव कल्याण के लिए माना गया है, उसको संहिता कहते हैं। ठीक है, वैदिक संहिता। कौन सा? वैदिक संहिता। वैदिक संहिता वेदों को अपौरुषे, किसी पुरुष ने नहीं लिखा इसलिए अपौरुषे, सुनकर लिखा गया इसलिए श्रुति ग्रंथ, देवताओं ने लिखा इसलिए देवकृत, और आचरण के नियम का वर्णन है इसलिए इसको वैदिक संहिता भी कहते हैं। ठीक है, वेदों का जो प्रकार है वो 4 है। कितने हैं? 4। वेदों का जो रचना अभी देखेंगे, 4 वेद। ऋग्वेद लिखी लो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर और अथर्ववेद। 4 वेद। वेदों का जो रचनाकार है, जनरली वेदों के रचनाकार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेदों का जो टाइम पीरियड है, वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकार माने वैदिक काल। वेद से बना है वैदिक काल 2 भाग में बटा है। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, प्री वैदिक एंड लेटर वैदिक, प्री वैदिक एंड लेटर वैदिक। ये प्री वैदिक। प्री वैदिक को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक, चूंकि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई है इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल, और बाकी तीनों वेदों की रचना इस काल में हुई इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। टाइम पीरियड देख लीजिए, इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये अर्थात सभी वेदों की रचना ओवरऑल 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच हुआ है। देखेंगे वेद के बारे में हमने अंदर खोला। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना होता है। 4 नाम से पूछा जाता है इसको। अपौरुषे, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है तो अपौरुषे, सुनकर लिखा गया है तो श्रुति ग्रंथ, देवताओं ने लिखा है तो देवकृत, और नियमावली संहिताओं का वर्णन है वैदिक संहिता। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने, इनको वेदव्यास का नाम आता है लिखने में। वेद से बना है। वैदिक काल 2 भाग में बटा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। चूंकि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। टाइम पीरियड है इसका 1500 बीसी से 1000 बीसी,
और उत्तर वैदिक काल बाकी तीनों वेदों की रचना इस काल में हुई, इसलिए इसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। आप इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। कहीं से भी किसी भी बुक को उठाकर पढ़ लेना इतिहास नहीं है। एस्पिरेंट के मन में कभी कभी आता है कि किसको पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तीनों प्रश्न WH के हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको एक मार्गदर्शन की प्रॉपर जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और उस गाइडलाइन के तहत हम आपको बताएंगे कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है और किसको ज्यादा पढ़ना है। उसके लिए आपको जनरल स्टडी कराएंगे पहले, उसके बाद आपको स्पेसिफिक पॉइंट की ओर, टॉपिक की ओर फोकस करा देंगे। लेकिन थ्रू आउट आपको इतिहास का पहले एक वास्ट ब्रॉड या ब्रॉडर स्टडी कराएंगे, उसके बाद आपको फोकस कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। कंटिन्यू हम देख रहे हैं इतिहास। ठीक है, वेदों को आगे ले चलते हैं। रचनाकार बता दे वेदों का विषय, वेदों का विषय है, इसमें आर्यों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन है। धार्मिक जीवन का वर्णन है। उस समय के देवी देवता कैसे थे, समाज कैसा था, लेन देन, कृषि, पशुपालन, व्यापार की क्या स्थिति थी, उस समय कोई पॉलिटिकल पावर था क्या, कैसे था, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन में देवी देवताओं का स्वरूप रूप कैसा था, इसकी चर्चा इसमें होगी। आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन वेदों में किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था कि पशुपालन था कि व्यापार करते थे, कैसी स्थिति थी, समाज कैसा था उस समय का, समाज में कौन कौन से वर्ग थे, विद्वान था, व्यापारी था, योद्धा था, कैसा था, समाज का स्वरूप कैसा था, एकल परिवार था कि संयुक्त परिवार था, सत्ता कैसी थी उस समय का, पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक। ठीक है, कुछ पेट्स वगैरह थे क्या, उस समय के कोई संस्कार हुआ करते थे का, अंतिम संस्कार, ये सबको सामाजिक जीवन में देखें। आर्थिक जीवन में लेन देन, व्यापार को पढ़ते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था कि कृषि था कि व्यापार था। राजनीतिक जीवन में केंद्रीय सत्ता थी क्या कि राज्य सत्ता थी, उसको देखेंगे। और धार्मिक जीवन में देवी देवता, उसके रूप, स्वरूप और उसके प्रकारों को भली भांति समझते हैं। तो इन चारों को जो है, ठीक है, भली भांति रूप से वेदों में दर्शाया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन वेदों में किया गया है। वेदों की संक्षिप्त जानकारी हम उसको पढ़ने से पहले देख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये रहा आपका वेदों का संक्षिप्त जानकारी। अब एक एक वेदों के यहां पर खोलेंगे। ये हमने वेदों को खोला, देख लीजिए यहां से शुरू से। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ साहित्य को खोला, उसके अंतर्गत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य देखा था। तो हमने सबसे पहले वेद को खोला, जिसकी उत्पत्ति, वेद शब्द बना है विद धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इसको अपौरुषे, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है इसलिए अपौरुषे, इसको सुनकर लिखा गया इसलिए श्रुति ग्रंथ, देवताओं ने लिखा है इसलिए देवकृत, और मानव जीवन के कर्मकांड और आचरण नियम को दर्शाया गया इसलिए संहिता भी कहते हैं। मानव को, इसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ आचरण के नियम बताए गए हैं वेदों में, इसलिए इसको संहिता, वैदिक संहिता भी कहते हैं। प्रकार 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे देखेंगे इसी को। वेद व्यास ने रचा है कृष्णद्वैपायन। विषय इसमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का वर्णन है। वेद शब्द से ही वैदिक बना है। वैदिक काल 2 भाग में बटा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल भी पूर्व वैदिक काल को कहते हैं, चूंकि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई है इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। बाकी तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, ये रहा वेद की सामान्य जानकारी।
आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। किसी चीज को जितनी बार खोलोगे वो उतनी ही बार समझ में आता है। आज हमने देखा इतिहास शब्द को खोला, इतिहास की का अर्थ देखा, हेरोडोटस इतिहास का पिता देखा, 2 भाग में बटा, स्रोत देख लीजिए, साहित्यिक पुरातात्विक। 3 भाग में हमने साहित्यिक स्रोत को तोड़ा, यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, और मुख्य रूप से दूसरे भाग में पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मंदिर और कुछ कलाएं हैं और ताम्रपत्र इत्यादि। धार्मिक ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत 3 भाग में बटा है, वो वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। वैदिक साहित्य के कुछ अंदर हमने देखा वेद 4 हैं, पुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग 6, षट दर्शन 6, अरण्यक 7, स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति पढ़ेंगे और महाकाव्य में 2। उसके बाद हमने उसी चीज को खोला, यहाँ साहित्यिक स्रोत को, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, वैदिक साहित्य, वेद, ठीक है, फिर वेद की उत्पत्ति, फिर उसका अन्य नाम, फिर प्रकार, फिर उसके राइटर, फिर विषय, फिर वैदिक काल के पीरियड, ये सब हमने देखा, ठीक है। So today we just introduce about the Vedas and the histories. Clear? I hope you just obtained, you understood, clear all the knowledge whatever I just told you. आज मैं इतिहास का अर्थ बताया, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना इतिहास कहलाता है। इतिहास, इतिहास पुरानी घटनाएं जो कभी अपने आप को दोहराती हैं, कभी नहीं, और जिसका समसामयिक विश्लेषण किया जा सकता है उसको इतिहास कहते हैं। फिर इतिहास का पिता हमने देखा, हेरोडोटस यूनान से थे, हिस्टोरिका लिखा, फेवरेट क्वेश्चन है। फिर इतिहास जानने के स्रोत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। वे सारे लिटरेचर जिसके माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, साहित्यिक स्रोत। इसमें धार्मिक ग्रंथ साहित्य, जैन और बौद्ध साहित्य 3 भाग में बटा। धार्मिक ग्रंथ साहित्य भी 3 भाग में बटा, वैदिक साहित्य, जैन और बौद्ध। अच्छा, साहित्यिक स्रोत को धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। फिर धार्मिक ग्रंथ साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन और बौद्ध साहित्य में बटा। फिर वेद, पुराण, उपनिषद की बात हुई, उधर पुरातात्विक स्रोत। बाकी इसके आगे हम कल जाएंगे, लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में जो जुड़े हैं वो मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको इतिहास की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। इससे आगे हम कल ठीक इसी समय बढ़ाएंगे, तब तक धन्यवाद।